नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। चैप्टर नंबर 7 हमारा लॉ का चल रहा है। मॉक टेस्ट पेपर हम कवर कर रहे हैं, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। 14 मार्क्स का वेटेज है। मॉक टेस्ट जब मैं बात करता हूं, हर अटेम्प्ट के लिए मॉक टेस्ट होती है दोस्तों। जब सीए फाउंडेशन का पहला अटेम्प्ट था जून 2024, उसमें 3 मॉक टेस्ट हुए थे। वैसे तो 2 ही होते हैं, लेकिन उस अटेम्प्ट के लिए 3 मॉक टेस्ट पेपर लिए गए थे। 2 ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, उसके वीडियोस आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लीज देखिएगा। और अब हम जा रहे हैं एमटीपी 3 पे। मैं कहता हूं मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट क्वेश्चंस थे। आप जरा देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं थे, 7-7 मार्क्स के। क्या बहुत बच्चों ने इस पे ये जब सीरीज आप देख रहे हो बेटा, आई होप आप 1.5 पे ऑलरेडी देख रहे होगे। अगर आपके पास वक्त है तो आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, यहां पे हमें समझता है कि हम लोग, मतलब जो बच्चे फेल हुए वो क्यों हो रहे हैं। क्योंकि बस रीड करने से चीजें नहीं होगी, आपको समझना पड़ेगा किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात, इसके आगे के वीडियोस, ओके, मतलब ये जो मैं नोट से पढ़ा रहा हूं, ये भी आपको अपने ऐप पे मिल जाएगा। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अमोल कासार्स AKCA, आई रिपीट, एंड्रॉइड यूजर के लिए अमोल कासार्स AKCA ऐप डाउनलोड कीजिए। सीए फाउंडेशन के टैब को सिलेक्ट कीजिए, वहां पे आपके लिए क्विज भी आने वाले हैं। अब हमने ऐप सिस्टमैटिक तरीके से बना दिया है। जो न्यू स्टूडेंट है, किसी के बच्चों को तो ऑलरेडी पता है, ठीक है। और ये पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा करके, ठीक है। चलो, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जो आईफोन यूजर है बेटा, आईफोन यूजर को माई कोचिंग ऐप डाउनलोड करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में ORG कोड दे दिया है, वो यूज करना हो जाएगा। दोस्तों, भाई और बहनों, पहला सवाल आ रहा है मॉक टेस्ट नंबर 3 का आपके सामने। 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। चौथे 4B में क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या है? रूल ऑफ कंपेंसेशन, सेक्शन 117। आईएमपी मार्क कीजिए आपके अटेम्प्ट के लिए, सेक्शन नंबर 117। अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो ये लेक्चर अभी अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों, क्या पूछा गया है? उन्होंने कहा है कि बताइए, एक्सप्लेन द रूल ऑफ कंपेंसेशन पेएबल इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक। देखो, ऐसे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 चीजें होती है। एक तो प्रॉमिसरी नोट होगा, नहीं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, नहीं तो चेक होगा। उन्होंने कहा कि अगर ये डिसऑनर हो गया तो क्या कंपेंसेशन देना पड़ेगा, नुकसान की भरपाई करना पड़ेगा बाय एनी पार्टी लाइबल टू होल्डर और एनी इंडोर्सी कवर्ड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। भाई बताओ कि अब जो सामने वाले व्यक्ति के साथ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या आपको याद आ रहा है सेक्शन 117? नहीं आ रहा है तो अभी आईसीआई का सजेस्टेड आंसर पढ़ी, ये कंपाइलेशन में एक साथ सारी चीजें आई हुई है और आपको यही रिलेवेंट है। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स में भी बहुत पहले के पेपर कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आपका न्यू जो सिलेबस अपडेट हुआ है, जैसे अकाउंट में भी कुछ चैप्टर उन्होंने हटा दिए हैं, जैसे कि अकाउंट करंट करके चैप्टर नहीं है। अगर आप बहुत 2000 जून 2024 इसके, मतलब एमटीपी, और यही से आप अच्छे से फॉलो करना चालू कीजिए, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है? यस और नो? लॉ के लिए तो 100% वही करना है आपको, क्योंकि पूरा सिलेबस बदल चुका है। ओके, कुछ चैप्टर ऐड हुए और लॉ 100 मार्क्स का हो गया। तो जून के जो मैं करा रहा हूं वो सब रिलेवेंट है आपके लिए। चलो, यहाँ पे देखिए, आंसर देखते हैं। कंपेंसेशन का क्या सीन है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में चीजें बना के रखी है। सवाल क्या था बेटा? सेक्शन 117 चल रहा है, कंपेंसेशन। डिसऑनर अगर हुआ, क्या डिसऑनर हुआ सर? एक तो प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नहीं तो चेक। क्या आपको समझा मेरा क्वेश्चन क्या था? यस और नो? ये शॉर्ट में मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, पेपर में है तो याद रखना। डिसऑनर अगर हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, तो सेक्शन 117 से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछा डायरेक्टली, तो आपको क्या आंसर लिखना है जरा समझिएगा। As per section 117 of the Negotiable Instrument Act, compensation payable in case of dishonor of promissory note, bills of exchange or check by any party liable to the holder या तो endorsee shall be determined by the following rules। तो अब आपको कुछ रूल्स दिए बेटा, और ये तो जनरल था। अब रूल नंबर 1 क्या है देखो। The holder is entitled to amount due upon the instrument together with क्या बेटा, expenses properly incurred, presenting, noting और protesting। पहला एकदम सिंपल पॉइंट है देखो। जिसके पास बिल है ना, होल्डर, सपोज मैं आपको भी समझा के बताता हूं ताकि याद रह जाए। मैंने कहा ना ये एमटीबी बहुत अच्छा है, आप समझिएगा। ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे, बी ने एक्सेप्ट किया और ए को वापस दे दिया। तो ए कौन हो गया बेटा? ड्रॉवर। मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से बता रहा हूं, समझ। और बी कौन हो गया? ड्रॉवी। कौन हो गया? ड्रॉवी। ड्यू डेट पे ड्रॉवर जाता है ड्रॉई के पास, कहता है भाई मुझे पैसा दे, और ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया, तो इसे क्या कहा जाएगा? बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो सपोज 5,000 का बिल था और उसको ड्रॉवर ने नोटरी पब्लिक से नोटिंग भी करवा लिया। नोटिंग चार्जेस आपने सुना होगा, तो 100 रुपया नोटिंग चार्जेस दिया। तो मुझे बताओ ड्रॉई कितना पैसा देगा, या तो ड्रॉवर कितना पैसा लेने का अधिकार रखेगा? 5,000, 100 रुपया कि 5,100? आपका आंसर क्या रहेगा? 5,100। तो पहला पॉइंट यही कहा गया है। देखो, ये तो मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल दिया
है ना। होल्डर इज इंटाइटल, लैंग्वेज को समझिए, होल्डर इज इंटाइटल टू रिसीव जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000 वो तो रहेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा जो आपने कुछ पे किया है, नोटिंग चार्जेस हो या फिर आप एक्स्ट्रा टाइम रुके तो इंटरेस्ट हो, ये सारी चीजें लेने का अधिकार जो होल्डर है जिसके साथ गलत हुआ वो रखता है करके। पहला पॉइंट कंपेंसेशन का याद रहेगा बेटा। द होल्डर इज इन टाइटल, अधिकार है टू द अमाउंट ड्यू अपॉन द इंस्ट्रूमेंट, जितना 5,000 एग्जांपल है 5,000 बाकी था वो अमाउंट ड्यू अपॉन द इंस्ट्रूमेंट टुगेदर विथ एक्सपेंसेस प्रॉपरली इंकर्ड इन पर प्रेजेंटिंग नोटिंग और प्रोटेस्टिंग, क्या बेटा प्रोटेस्टिंग इट, मतलब जो भी खर्चा उसने किया हुआ है वो सारा वो लेने का अधिकार रखता है। पहला रूल खत्म हो गया कंपेंसेशन का, बोलो यस सर नो, समझा है क्या, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा है। When person charge reside at a place different from at which the instrument was payable, the holder is entitled to receive such a sum at the current rate of exchange between two places। मतलब सर यही एग्जांपल हम कंटिन्यू रखते हैं बेटा, यही एग्जांपल हम कंटिन्यू रखते हैं। ड्रॉवर रहता है यूएसए में, ड्रॉई रहता है इंडिया में। 10 तारीख को पैसा देना था, 10 तारीख को डॉलर का सपोज रेट चल रहा था, $1 के मुकाबले इंडियन रुपीस चल रहे थे 80 रुपए। उसने उस दिन पैसा नहीं दिया, कौन सी तारीख को, 10 तारीख को। भाई साहब ने पैसा दिया 15 तारीख 20 तारीख कभी भी, तो याद रखना बेटा तब डॉलर का भाव अगर 82 रुपीज हो गया 83 रुपीज हो गया, कुछ लेना देना नहीं। ये जो पॉइंट है ना बहुत बच्चों के बाउंसर जाता है, ये समझ भी नहीं आता है क्या है बेटा, ये तो तुम्हें समझ रहा, सीए फाउंडेशन के बच्चे हो, वो क्या कह रहे हैं देखो। when person charge reside at place different from which the instrument was payable, वो लोग अलग अलग जगह पे रह रहे, तो जो होल्डर है ना जिसके पास बिल है, जैसे ड्रॉवर, मैं यूएसए में रहता हूं, ठीक है, ड्रॉई इंडिया में रहता है। अब क्या करना पड़ेगा, होल्डर रिसीव सच अमाउंट एट करंट रेट, अंडरलाइन करना करंट रेट को, करंट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू क्या बेटा प्लेसेस। अब मैं बता रहा हूं वापस एक बार समझिए, दूसरा पॉइंट मेरे साथ ही लर्न कर लीजिए बेटा। ये जो होल्डर है वो कहां पे रहता है, डिफरेंट प्लेस पे रहता है, याद रखना। दूसरा तो उस होल्डर को कौन से रेट पे पैसा देना पड़ेगा, एक चीज याद रखो, करंट एक्सचेंज रेट पे। कौन से एक्सचेंज रेट पे, करंट एक्सचेंज रेट पे। मतलब सर अगर सपोज एग्जांपल देके कंप्लीट करा रहा हूं, देखो ए ये ड्रॉवर है और बी कौन है बेटा, ड्रॉई है। तो बिल किसने ड्रॉ किया बताओ, तो ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे। कितना पैसा लेना था, $1,000 लेना था। कितना बेटा, $1,000। और जिस दिन पैसा, सपोज 10 दिसंबर को पैसा मिलना वाला था, ड्यू डेट था 10 दिसंबर, और 10 दिसंबर का एक्सचेंज रेट चल रहा था 80 रुपया, $1 के बदले में कितना, 80 रुपया। तो ये जो बी है होल्डर ऑफ बिल, उसको 10 तारीख को कितना रुपया मिलता, रुपीज में अगर बात करूं तो 80,000 रुपीज। रुपीज के टर्म में देखो कैसे निकाला सर, $1,000 इंटू $1 कितने का था बेटा, 80 रुपए का। तो मुझे कितना पैसा मिला रहेगा, 80,000 रुपीज बी को देने पड़ते, किसको, ए को। लेकिन बी ने पैसा दिया नहीं, डिसऑनर हो गया, वो चेक हो, प्रॉमिसरी नोट हो या कुछ भी हो। तो देखो बेटा ये समझाना पड़ रहा है, यहाँ पे बच्चे इसे थियरी समझते हैं बेटा, थियरी भी, लेकिन आपको याद तो रहना चाहिए। भले जिसको रहेगा, अभी एक एक्स्ट्रा स्पीड पे देख रहे हो सकता है इस पे केस स्टडी बन जाए, इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं मैं। तो आपने अगर ये पॉइंट किया तो 7 मार्क्स आपके जेब में रहेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने 10 तारीख को पैसा नहीं दिया, पैसा 15 तारीख को, 15 दिसंबर को दे रहा है, और 15 दिसंबर को करंट रेट चल रहा है 82 रुपीज $1 के लिए। तो कितना पैसा बी को चुकाना पड़ेगा, बी को अभी 82,000 के हिसाब से पेमेंट देना पड़ेगा। सिंपल है ना भाई, $1,000 तो लेगा ये से भी, तो $1,000 इंटू कितना रेट चल रहा है 82,000 का पेमेंट आ जाएगा, मतलब रुपीज में बी को करना पड़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट, करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। कौन सा बेटा, करंट एक्सचेंज रेट। दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। पहला देखो कंपेंसेशन के रूल, सेक्शन 117 याद करो, आईएमपी बेटा, बाकी इस चैप्टर में कुछ याद रहे या ना रहे, मैं भी ज्यादा टाइम दे रहा हूं। देखो 8-10 मिनट हो गए, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये मैं डायरेक्ट लर्न करवा दूंगा। कंपेंसेशन इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, इस पे आपको हो सकता है केस स्टडी भी बना के दे। तो मैंने पहला आपको कहा कि जो होल्डर ऑफ बिल है जिसकी गलती नहीं है, अगर ड्रॉई ने गलती किया तो होल्डर को प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो भी खर्चा उसने किया है नोटिंग के लिए वो भी रिसीव करने का वो अधिकार रखता है। दूसरा, होल्डर ऑफ बिल अगर दो अलग अलग प्लेस पे रह रहे हैं तो करंट एक्सचेंज रेट से उसे पैसा लेने का अधिकार है। दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ बेटा, यस। तीसरा पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, देखो ओके, an endorser who being liable has paid the amount due on the same is entitled to the amount so paid with interest 18% per amount from the date of payment until the tender realized thereof together with all expenses caused by the dishonor and payment। अब मैं तुम्हें ये भी समझा के बताता हूँ, बहुत बार ये पढ़ के नहीं समझता, इंस्टीट्यूट का ही लैंग्वेज है,
मॉड्यूल ही है, आईसीआई का सजेस्टेड आंसर ही है। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये क्या सीन क्या है, ये थर्ड पॉइंट है क्या, समझिए बेटा। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कहानी है, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कहानी है। ये ए पार्टी है, ये ए पार्टी है, समझना, ये पॉइंट पे तुम्हें लर्न करवा के दूंगा। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, ठीक है, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया 10,000 रुपए का। कितने का बेटा? 10,000 रुपए का। तो अब मुझे बताओ, ए कौन हो गया? ड्रॉवर। मैं कह रहा हूं ये तीनों के तीनों पॉइंट हो जाएंगे। बी कौन हो गया? ड्रॉवी। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। अब ड्रॉवी ने साइन कर दिया, बिल किसके पास आ गया? ए के पास। क्या मुझे बताओ, ए किसी थर्ड पार्टी को ये बिल दे सकता है क्या? हाँ दे सकता है भाई। तो ए ने क्या किया? सी को ये बिल इंडोर्स कर दिया। क्या कर दिया? सी को ये बिल इंडोर्स कर दिया। तो इंडोर्स अगर कर दिया, इंडोर्स अगर कर दिया, तो ए हो गया इंडोर्सर और सी हो गया इंडोर्सी। क्या हो गया बेटा? इंडोर्सी। कंसेप्ट समझो तभी ये लर्न होगा। अब मेरा सिंपल सवाल है, सी ने क्या कहा, ए ने क्या कहा सी को, भाई ड्यू डेट पे तू क्या करना, बी के पास जाना और पैसा ले लेना। बी के पास जाना और पैसा ले लेना। लेकिन हम तो वही कंसेप्ट पढ़ रहे, सी बी के पास गया और बी ने पैसा नहीं दिया, इसका मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया? डिसऑनर। तो हम तो कंपेंसेशन का रूल पढ़ रहे हैं। तो अब क्या लैंग्वेज होगी? बी ने पैसा नहीं दिया, सी किसके पास आएगा? ए के पास। और ए ने सपोज इसे 10,000 रुपया जो भी रहेगा नोटिंग चार्जेस का खर्चा, जिसके पास बिल था उसने क्या, ए ने सब कुछ दे दिया। ए किससे पैसा लेगा? बोलो, अकाउंट का कंसेप्ट है बेटा, बताओ। इसकी वजह से पैसा डूबा, बी की वजह से। सी गया, सी को पैसा नहीं मिला, सी वापस आया, बोले ए को तूने बिल दिया था भाई, डिसऑनर हो गया, दे मेरे को पैसा। ए ने पैसा चुका भी दिया। अब इस केस में जो ए है, जो इंडोर्सर है, वो किससे पैसा रिकवर करेगा? बी से, मतलब ड्रॉई से। समझ में आया? और इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट लेगा? 18%, जो पैसा इसने खुद किसको दे दिया है? इंडोर्सी को दे दिया है। ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। यहाँ पे मैं वापस पढ़ा रहा हूं, अभी आपको समझा होगा तो देखो क्या है। और मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे बहुत अभी वापस दूसरी बार पढ़ा रहा हूं, देखो। इंडोर्सर, अब लैंग्वेज समझा आपको? इंडोर्सी नहीं बोला है, क्या बोला है? इंडोर्सर, मतलब जो ऑलरेडी किसने बिल दिया है और वो डिसऑनर हो गया, तो इंडोर्सर ने पैसा दे दिया जिसको उसने इंडोर्स किया था उसको। इंडोर्सर बीइंग लाइबल हैज पेड द अमाउंट ड्यू ऑन द सेम। उसने पैसा दे दिया सी को, तो उसकी तो गलती नहीं थी, बी की गलती की वजह से बिल डिसऑनर हुआ। उसने सी को पैसा दे दिया, ए इंडोर्सर है, उसने पैसा दे दिया, तो वो अधिकार रखता है, इनटाइटल टू द अमाउंट सो पेड विथ इंटरेस्ट। कितना परसेंट इंटरेस्ट? 18% पर एनम के हिसाब से, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट अंटिल टेंडर और रियलाइजेशन देयरऑफ। जब तक बी पैसा नहीं देगा इसने देने के बाद से, तो उतने टाइम के लिए 18% इंटरेस्ट चाह चुका। समझ में आ रहा है बेटा? टुगेदर विद एक्सपेंसेस कॉज बाय द डिसऑनर एंड पेमेंट, सारी चीजें, मतलब नोटिंग चार्जेस भी आएंगे, जो भी खर्चा किया है वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 18%। क्या आपने ये क्वेश्चन किया था मॉड्यूल से? और अगर नहीं तो क्या इस लेक्चर का फायदा हो रहा है? आप देखिए, ये अगर डायरेक्ट ये आने जैसा क्वेश्चन है बेटा एग्जाम में, ये कीजिए और आपके 7 मार्क्स सिक्योर कीजिए। यस और नो? समझ में आया? तीसरा पॉइंट समझा क्या बेटा? अभी देखो रिवीजन को बहुत सिंपल रहेगा। होल्डर इज, पहला पॉइंट सिंपल है, होल्डर इंटाइटल टू जो मेन अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? जो होल्डर है वो मतलब डिफरेंट प्लेस पे रह रहा है, तो करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से दे दो। और तीसरा पॉइंट, अगर होल्डर ने बिल इंडोर्स किया तो नाउ ही इज इंडोर्सर, और वो बिल डिसऑनर हुआ, तो इंडोर्सर ने अगर पेमेंट कर दिया जिसको इंडोर्स किया था, तो वो जो पैसा दिया है वो उस पे नोटिंग चार्जेस लेगा होगा, वो भी साथ में उस पे 18% से इंटरेस्ट लिया जाएगा। किससे? जिसने डिसऑनर किया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इज डन बेटा। यस और नो? यस। चौथा पॉइंट, व्हेन द पर्सन चार्ज एंड सच इंडोर्सर रिसाइड डिफरेंट प्लेस। अब देखो इंडोर्सर की बात है, ठीक है, इंडोर्सर समझ में आ गया, मैं वापस नहीं बताऊंगा, कंसेप्ट तो वही है, लेकिन क्या कहा है? डिफरेंट प्लेस वाला पॉइंट आ गया कि इंडोर्सर अलग जगह पे रहता है। द इंडोर्सर इंटाइटल टू रिसीव सम ऑफ करंट एक्सचेंज रेट और टू प्लेसेस। देखो चौथा पॉइंट तो भाई बोनस था, जिसको दूसरा पॉइंट समझा, तीसरा उसने समझने का जो मैंने समझा, चौथा दूसरे से कनेक्टेड है। अगर इंडोर्सर डिफरेंट प्लेस पे रह रहा है तो करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से मिल जाएगा भाई, खत्म, डन। पांचवा पॉइंट है राजा, और इसी के साथ तुम्हारा ये मेन क्वेश्चन डन हो रहा है। 15 मिनट का डिस्कशन रहेगा, लेकिन मजा आ गया सर। द पार्टी entitled to compensation may draw bill upon the party liable to compensate him, payable at site or on demand, for the amount due him, together with all expenses properly incurred to him. Such bill must be accompanied with by instrument dishonor and protest thereof, if any. If such a bill is dishonor, the party dishonoring the same is liable to make compensation thereof in the same manner as the case original bills. नहीं समझा? मैं हूं बताऊंगा। लैंग्वेज तो पढ़ लिया सर, बहुत सिंपल सी बात है।
क्या हुआ समझिए, पहले 4 पॉइंट आपको समझे, मैं पहला ही पॉइंट बताता हूं। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, समझिए मैं आपको सब आराम से बताऊंगा। कितने का बिल ड्रॉ किया? 10,000 का। तो ए हो गया होल्डर ऑफ बिल, ड्रॉवर, और बी हो गया ड्रॉइंग। ड्यू डेट के बी के पास जाता है और ए और बी पैसा नहीं देता, 10,000 का बिल डिसऑनर कर दिया। कौन सा सेक्शन आ गया? 117। और इसने खर्चा किया नोटिंग पे 1,000 रुपए का। तो अब मुझे बताओ, ए बी से कितना पैसा मांगेगा? 11,000 रुपए मांगेगा। लेकिन बी बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये क्या करता है, ठीक है भाई नहीं है ना, तो अब मैं न्यू बिल ड्रॉ करता हूं। न्यू बिल ड्रॉ करता हूं 11,000 रुपए का, तू वो एक्सेप्ट कर और उस पे साइन मार के तू 1 महीने बाद मुझे 10 नहीं अब 11,000 देगा। यही ये पॉइंट कहा है। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी इंटाइटल है बेटा कंपेंसेशन लेने के लिए, अगर सामने वाला कैश नहीं दे रहा तो कंपेंसेशन के लिए नया बिल ड्रॉ कर सकता है। समझ रहा है क्या? नया बिल ड्रॉ कर सकता है पार्टी पे, ठीक है, एट साइट और ऑन डिमांड। मतलब वो कैसा बिल हो बेटा? एट साइट मतलब जब मैं मांगू तब मुझे दे, ऐसा भी बोल सकता है। अगर टाइम देना है तो 1 महीना दो, नहीं तो फिर सीधा सीधा ऑन डिमांड वाला नया बिल ड्रॉ करो। मैंने आपको बिल दिया, 5-6 दिन बोलो, जब भी मांगूंगा 6-7 दिन बाद मुझे पैसा दे देना। तो नया बिल क्या होगा? एट साइट नहीं तो ऑन डिमांड, जितना भी अमाउंट ड्यू है। और अगर वो भी डिसऑनर हो गया, वो भी डिसऑनर हो गया, तो फिर ओरिजिनल बिल में जो जो प्रोविजन आपके पास ही लागू एक से लेकर, वो सारे रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो बस ये देने के लिए दे दिया है 5वां पॉइंट, दैट्स ऑल। मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट लोग, मेरे भाई और बहनों, क्या आपको ये कंप्लीट हुआ क्या? अब देखो, मैं आपको ये एमटीपी का क्वेश्चन, इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं। आप ऐसे पढ़ो ना, क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो, सारे एमटीपीज दिए, आप करो बेटा। स्पून फीडिंग मत रखो रे, डिटेल में बता रहा हूं मैं, कुछ रिवीजन नहीं करा रहा हूं। आपको पढ़ते वक्त भी ऐसे ही पढ़ना है। ये सेक्शन 117 डन। कंपेंसेशन, प्रोमिसरी नोट हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो, कुछ भी डिसऑनर हुआ तो बताओ पहला क्या है? जो होल्डर है बेटा, वो अधिकार रखता है पूरा अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उस पे क्या लेना, जो भी उसने खर्चा किया है नोटरी वगैरह का। ठीक है। दूसरा, जो होल्डर है वो डिफरेंट प्लेस पे रहता है, तो करंट एक्सचेंज रेट से मिलेगा, या अधिकार रखता है कि करंट एक्सचेंज रेट से पैसा लेगा। फिर अगर वो इंडोर्स कर दिया बिल और डिसऑनर हुआ और इंडोर्सर ने पैसे दे दिए, तो वो ड्रॉई से वो अमाउंट तो रिसीव करेगा, खर्चा भी लेगा बाकी का, जो पहले पॉइंट में था, प्लस 18% पर एनम से इंटरेस्ट लेगा। लेकिन चौथा पॉइंट क्या बोलता है? अगर इंडोर्सर अलग प्लेस पे रह रहा है, इंडोर्सर और ड्रॉई डिफरेंट प्लेस पे, तो वही दूसरे पॉइंट जैसा करंट एक्सचेंज रेट से वो पैसा ले लेंगे। और कंपेंसेशन जो उसे रिसीव करना है, वो उस अमाउंट का बिल भी ड्रॉ कर सकता है नया, एट साइट या ऑन डिमांड करके। और वो भी अगर डिसऑनर हुआ तो ओरिजिनल में जो जो प्रोविजन थे 1 से 4, वो वापस अप्लाई हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपको आंसर लिखना था। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए बेटा, खींचिए बेटा, और उम्मीद है आपको इसका अभी जवाब पूरा लर्न हो चुका है और याद भी रहेगा। हाँ या ना? अगर यस तो बेटा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, यस और नो, और अपने ऐप पे जरूर जुड़िए करके। ओके। अब दूसरा सवाल क्या था सर? देखिए, दूसरा सवाल था बहुत ही सिंपल सा सवाल था, मतलब ये केस स्टडी बनाया हुआ था, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा के इसका जवाब दिया हुआ है। शंकर नाम का एक व्यक्ति था, उसने चेक ड्रॉ किया इन फेवर ऑफ सुरेंद्र। आफ्टर हैविंग इशूड चेक, शंकर रिक्वेस्ट कर रहा है सुरेंद्र को कि नॉट टू प्रेजेंट द चेक फॉर पेमेंट एंड गिव स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट टू बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक इशूड टू सुरेंद्र। केस समझा? समझ आपको कि शंकर ने चेक दिया सुरेंद्र को, और सुरेंद्र को शंकर बोल रहा है भाई तू प्लीज ये बैंक पे चेक मत डिपॉजिट कर, और बैंक को फोन करके बोल रहा है कि तुम भी ये पैसा चेक सॉरी ये पेमेंट स्टॉप कर दो करके, पैसा नहीं देने का। और तुम्हें पूछा गया डायरेक्ट 7 मार्क्स के लिए सवाल है बेटा। कितने मार्क्स के लिए? 7 मार्क्स के लिए तुम्हें पूछा गया, अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 वेदर द सेड शंकर कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस। बताओ क्या सेक्शन 138 के अंदर शंकर ने ऑफेंस किया है क्या? कौन सा सेक्शन है वो बताओ, सीधा से बोल रहा हूं मैं आपको, 138 के अंदर है कि नहीं, कौन से सेक्शन के अंदर है वो बताइए। तो आपको क्या करना था, ये ऑलरेडी प्रीवियस 2 एमटीपी में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं सीधी सीधी वहां पे डायरेक्ट ही बात करूंगा। सेक्शन 138 क्या कहता है बेटा? ये फैक्ट है, आप पढ़िएगा जरा, ठीक है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो मैं क्विकली लेता हूँ। फैक्ट, सेक्शन 138 क्या कहता है कि पेनल प्रोविजन, पेनल मतलब पेनल्टी देनी है। कौन से केसेस? तो बेटा, अगर ऐसा सीन है, once the check is drawn on account maintained by drawer with his banker for payment of any amount money to other person out of that account for the discharge of whole और पार्टली डेट और लाइबिलिटी। अगर मैंने कोई भी चेक दिया है, किस चीज के लिए दिया है? कि मुझे मेरे कर्जे से मुक्त होना है, लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए कोई चेक अगर इशू किया है, और वो अगर चेक बाउंस होता है या पैसा अनपेड रहता है, किस कारण की वजह से बेटा? इनसफिशियंसी ऑफ फंड और अमाउंट एक्सीडिंग अरेंजमेंट विद द बैंक, जो भी भाई कारण है, तो फिर उसे हम क्या मानेंगे? ऑफेंस मानेंगे अंडर सेक्शन 138,
और उसका पेनल्टी क्या है बेटा बताओ तो। पेनल्टी आपको पता है कि सर ट्वाइस द अमाउंट देना पड़ेगा या जेल हो सकती है, यस और नो। तो ये था सेक्शन 138। कुछ नहीं सर, बहुत सिंपल है, पहले 2 एमटीपी के उनको तुरंत आ जाएगा, नहीं समझा तो पहले लेक्चर देखिए दोनों, ठीक है, उस पे बार-बार ये चीज़ बताइए। लेकिन सेक्शन दूसरा आ रहा है 138, सॉरी 140 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे छोटा सा 139 का भी रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा वंस द चेक इज इशूड बाय ड्रॉवर, प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रिजम्पशन मतलब ये माना जाएगा, अज्यूम किया जाएगा, merely because the drawer issue notice thereafter of the drawee, ड्रॉवर ने नोटिस दिया ड्रॉई को, और टू द बैंक स्टॉपेज ऑफ पेमेंट, इट विल नॉट प्रिक्यूर एक्शन अंडर सेक्शन 138। नॉर्मल नोटिस 138 में नहीं आता कि भाई सिर्फ वो बोल रहा है कि थोड़े दिनों बाद डालो वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन इसका एक्सेप्शन दिया 140 में, इसीलिए ये क्वेश्चन ना बच्चों को इसका आंसर भी नहीं समझता, क्वेश्चन तो छोड़ो, इससे बोल रहा है कंफ्यूजन नहीं होने, कंफ्यूजन में मत आओ, सिंपल 138 का प्रोविजन लिखो, उसके पेनल्टी लिखो, फिर 140 लिखो, 140 138 को सपोर्ट करता है, देखो क्या है, सेक्शन 140 कहता है स्पेसिफाइज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर ऑफ द चेक, जिसने चेक ड्रॉ किया है, फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट। 138 समझा ना आपको, प्रीवियस लेक्चर देखना। सेक्शन 140 कहता है इट शैल बी नॉट डिफेंस इन प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 दैट द ड्रॉवर हैड नो रीजन टू बिलीव व्हेन ही इशू द चेक दैट द चेक मे बी डिसऑनर ऑन प्रेजेंटमेंट फॉर द रीजन स्टेटेड इन दैट सेक्शन। ये कहता है सेक्शन 140 कि ड्रॉवर ये नहीं बोल सकता, ड्रॉवर मतलब यहाँ पे चेक की बात चल रही है, जिसने चेक दिया वो ये नहीं बोलेगा कि अरे मुझे चेक देते वक्त पता ही नहीं था कि मेरे बैंक में पैसा नहीं रहेगा उस दिन को, या मेरी सैलरी आने वाली थी लेकिन सैलरी आया ही नहीं, ऐसे कारण चलेंगे नहीं। हम इसको स्ट्रिक्टली अगेंस्ट बोलते हैं, तुम्हारा नियोजन तुमने करना चाहिए था, एक बार अगर चेक दिया तो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से चेक बाउंस होता कामा नहीं। तो आप लोगों ने, ये आपकी गलती है, सेक्शन 140 सपोर्ट कर रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है बेटा, 138 को, और वो कह रहा है कि डेफिनेटली 138 लगा दो, विषय खत्म करो। अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ शंकर, द रिक्वेस्ट टू स्टॉप पेमेंट कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो आपको पूछा क्या था, क्या इससे ऑफेंस माना जाएगा, आप कहना है यस भाई इससे ऑफेंस माना जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन नहीं भी याद रहे, यस और नो में जवाब था तो यस, लेकिन 138 के बारे में हमने पिछले दोनों एमटीपी में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ चीज, वो हमने देखा, वो लिखो। 138 में जनरल है, नहीं याद, 130 सॉरी 139 जनरल पॉइंट था, नहीं याद आया छोड़ो। 140 सपोर्ट करता है 138 को कि भाई तुम्हारे पास जब तुम इशू कर रहे थे तब कुछ कारण नहीं था, बाद में ऐसे हुआ वैसे हुआ, ऐसे मत बोलो, कुछ भी किया तुम 138 में तुमको पेनल प्रोविजन हम लगाएंगे अगर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड है तो। दैट्स ऑल बेटा, यहाँ पे तुम्हारा हो गया एमटीपी 3। अब मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद मेन पेपर जून 2024 का। हो सकता है वीडियो डायरेक्टली ऐप में है तो आप डाउनलोड करके रखिए, 7-7 मार्क्स के 2 सवाल आए थे क्या, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।